प्राइम। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं आज की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिवाली कल थी, कल खत्म हो गई। हालांकि कुछ लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में कल दिवाली मनाई गई। अब दिवाली और ये फेस्टिव सीजन लगातार चल रहा था और इसी बीच में राजनीति में भी अब किस तरह से एंट्री हो जाती है रावण की, खरदूषण की, दुर्योधन की, कुंभकर्ण की, शूर्पणखा की। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली पर अयोध्या गए। पहला साल था, पहली बार की दिवाली थी, जबकि भव्य मंदिर में जाने के बाद, स्थापना होने के बाद रामलला ने दिवाली मनाई अयोध्या में धूमधाम से। तो उसके बाद राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो लोग सनातन के विरोधी हैं, जो बांटने की बात कर रहे हैं, वो सब तो रावण और दुर्योधन, उनका और रावण दुर्योधन का डीएनए लगभग सेम है। हनुमान भक्ति की भी उन्होंने बात कही और ये कहा कि जो लोग राम के भक्त हैं वो हनुमान भक्त हैं और हमें हनुमान की तरह ही होना चाहिए। जाहिर है अब जब चुनाव का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव और खासकर महाराष्ट्र में, तो आग बबूला होना ही था विपक्ष को। अखिलेश यादव की तरफ से पहले बयान दिया गया कि पीडीए से डर की वजह से डीएनए की बात की जा रही है, तो आज देखने में यही आया कि लखनऊ से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जुड़ेंगे तो साथ रहेंगे, ये जो नारा है एक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से वो लगना शुरू हो गया। तो सवाल इस बीच में कुछ खड़े हुए, लेकिन हमारा सवाल आज का सिंपल एक है कि क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने अब पिच तैयार कर ली है और ऐसी पिच तैयार की है जिसमें कि विरोधी और विपक्ष आकर के उलझ गए हैं, फंस गए हैं, अपनी रणनीति से डिरेल हो गए हैं, क्योंकि हर रोज सुबह उन्हें सिर्फ और सिर्फ जवाब देना होता है बीजेपी के लगाए गए नारों का, बीजेपी के लगाए गए स्लोगन्स का। और उसी में उलझ करके अखिलेश यादव भी रह गए हैं, उद्धव ठाकरे भी रह गए हैं और कांग्रेस भी रह गई है। तो क्या यह बीजेपी के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है? और सनातन विरोधी वर्सेस सनातन के साथ सनातनियों की बात करने वाले, क्या अब इस बार की लड़ाई सिर्फ इसी विषय पर पूरी होने वाली है? चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिनकी वजह से 2 दिन से ये मुद्दा आज चर्चा में है। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है।
मुसलमानों का वोट लेती है सपा बसपा कांग्रेस, और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, इसलिए हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा, और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है, पीडीए की ताकत से परेशान है। जानते हैं कि सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे हैं पुरातन काल से। उत्तर प्रदेश और देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, और सब लोग एकजुट होकर के भारत माता को, आकाश की बुलंदियों को और तिरंगों को पहुंचाने के लिए काम करेंगे। ये लोगों को कैसे भी बांटना है, लोगों को कैसे धमकाना है, ये अभी उपचुनाव हो रहा है, हर जगह धमकी दी जा रही है, हर जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा का काम है। क्या एक मुख्यमंत्री ये बोलेगा कि कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, कोई रावण है, उसका हशर ऐसा होगा? और अगर दूसरे लोग आपके बारे में बोले तो आपको क्या एहसास होगा? तो सुन लिया आपने और देख भी लिया कि आखिर वो कौन लोग हैं जो खुद को 27 के सत्ताधीश खुद ब खुद मान रहे हैं, और बात वो गठबंधन की कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात गौर करने वाली है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जाति 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 ये सवाल जिसने पूछा था ना, राहुल गांधी, उनकी तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। तो पिच तो तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश में खासकर सबसे ज्यादा इस पिच पर हर रोज बॉलिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है। अब कौन आगे है, कौन पीछे है, जरा इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय खास मेहमानों को करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जी हैं, जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी, उनसे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ तारिक खान जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और एक खास मेहमान रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये वो कौन लोग हैं जिनका जिक्र किया गया है? मतलब सीधे सीधे नाम लेकर ही बता दीजिए, जिनमें रावण और दुर्योधन, खरदूषण, इन सबका डीएनए है। देखिए रीमा जी, पहले तो आपके देख रहे सभी दर्शकों को, हमारे को पैनलिस्टों को और आपको, आप सबको दीपावली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपों का पर्व जो है ना, ये दिए जला करके अंधकार को, तमस को मिटाने का है, एक उजियारा लेकर के आने का है। लेकिन ये जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो चाहती हैं कि अंधकार कायम रहे, उसके लिए तरह तरह के प्रकार के यत्न करने का काम करती हैं। और उन यत्नों में समाज के विभाजन के लिए, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, अलग अलग प्रकार के कई सारे उपकरण जुटाने का काम करते हैं। हमने त्रेता युग में भी देखा है और द्वापर युग में भी देखा है कि कैसे उस कालखंड में भी आसुरी शक्तियां इसी प्रकार की नकारात्मकता फैलाने के लिए, अंधकार को कायम रखने के लिए काम किया करती थी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक उपमा देकर के काम किया है कि त्रेता युग और द्वापर युग में जो काम दुर्योधन कर रहे थे, जो काम कंस कर रहे थे, जो काम रावण कर रहे थे, वही काम आज कलयुग में राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा इसी प्रकार से विभाजन की लकीरें खींचने का प्रयास किया जा रहा है। भारत बहुत विविधताओं का देश है, लेकिन इन सारी विविधताओं को हम समेट करके संवेद स्वर में एक होकर के, नेक रह करके चलने की बात करते हैं। हमने कल ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर केवड़िया में प्रधानमंत्री जी ने देश भर से जो लौह संग्रहण करके बनाई गई मूर्ति है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां जाकर के उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के काम किए हैं। और देश भर में रन फॉर यूनिटी के आयोजन अलग अलग समाज के सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए हैं कि कैसे देश पूरी एकात्मता के सूत्र में पिरोया जा सके, कैसे सब एकता का संदेश हो। यह अलग बात है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी पार्टी का कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर कभी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जाता। उन्होंने तो महापुरुष तक बांट देने का
काम किया है कि सरदार पटेल की मूर्ति अगर आपने लगाई है तो केवल आप ही वहां पर श्रद्धांजलि दीजिए, अब भाजपा के अलावा बाकी वहां कोई नहीं जाएगा। प्रभु रामलला का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, करोड़ों हिंदुओं के परिश्रम के बाद, त्याग के बाद, बलिदान के बाद, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ऐसा मान लिया है कि वो मंदिर तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है। उस प्रभु राम के मंदिर तक को इन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। अब पूछेगा ये समाजवादी पार्टी के कोई नेता से कि क्यों आखिरकार अखिलेश यादव अब तक मंदिर दर्शन करने नहीं गए हैं, इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं होते? तारिक खान जी, डीएन ने तो बता दिया, अब जो आप लोग कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अब पिच तो बीजेपी ने तैयार कर दी है। हर रोज बीजेपी की तरफ से बैटिंग होती है और आप लोग कैच भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो एक तरीके से जो एजेंडा है उसमें पिछड़ गए हैं क्या आप लोग? अब ये तो जनता तय करेगी कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ गया, कौन आगे रहेगा। हम आप थोड़ी ना करेंगे तय। स्टूडियो में चुनाव आ रहा है, नतीजा सामने होगा, देखा जाए। देखिए, हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक टीम होती थी कि आपस में बांट के खेलने और एक विरोधी होता था उसके खिलाफ खेलने। जब कोई विरोधी आ जाता था तो बढ़िया हिम्मत जुटाकर और ताकत के साथ खेलते। यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप बताते हैं कि सनातन को खतरा है, मगर किससे? एक धर्म से, ठीक है। और जब हम इतिहास के पन्ने को जैसे ही पलटते हैं और ईसा पूर्व 200 साल पहले जाते हैं तो अशोक के टाइम और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर क्या हुआ था? क्या बुद्धिस्ट से सनातन का झगड़ा नहीं था? अगर नहीं था तो कह दीजिए नहीं था। फिर बीच में इस्लामिक आक्रांता आई, मगर हम उसका जिक्र नहीं करते। क्यों? उसके बाद फिर क्रिश्चियंस आए 1600 ईस्वी में और भारत पे राज किया, लूटा सोने की चिड़िया को, उसकी भी बात नहीं करते। सिर्फ बात एक धर्म की करते हैं। क्यों? उनकी बात करते हैं कि उनका वोट है, उनका वोट है। चलिए ठीक है, उनकी बात करिए, क्योंकि उनको आप एक साइड रखकर और अपने आप को एक साइड रखकर अपना वाला वो इकट्ठा करना चाहते हैं और कहते हैं बटो मत। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ऋग्वेद के 10वें खंड में वर्ण की व्यवस्था क्या उस धर्म के या इस्लाम धर्म के लोगों ने आके करवाई? आपके धर्म में की। उसके बाद हजारों साल तक वंचितों पिछड़ों को पेशवा के राज्य में पुणे में पीठ में झाड़ू बांधकर और आगे कटोरा बांधकर चलना पड़ता था कि थूक गिरे ना कहीं जमीन पर जिस पे बाकी लोग ना चलें। तो कोई उसमें मुसलमान का इंटरफेयर था? क्या मुसलमान लोग आए थे कि ऐसा करें? ये तो जातियों की व्यवस्था यहां बनी और आपने झगड़ा दिखा दिया सिर्फ एक मुसलमान जातियों से। आप उसको खत्म करिए। क्यों लैटरल एंट्री लेके आए? खत्म करिए लैटरल एंट्री को। क्यों आपने तारिक जी, जितनी देर उनको नॉन इंटरप्टेड, जितनी देर उनको नॉन इंटरप्टेड बोलने दिया, उनको नॉन इंटरप्टेड बोलने दिया, उसका आधा तो बोल लेने दीजिए। ठीक, आधा नहीं डबल बोल चुके हो आप अभी तक। अरे भाई, अपना मेरे टाइम आगे लगा हुआ है, आधा मेरे भी लगा हुआ है, देख ही रही हूँ टाइम लगातार। चलिए 10 सेकंड में 10 से 15 सेकंड। हाँ, तो क्यों झारखंड वो हरियाणा में बोल दिया कि जो SC ST सब वर्गीकरण है उसको हम लागू करेंगे अभी मीटिंग में? तो दलितों के खिलाफ है। गए थे 100 सांसद मिलने आपके, ठीक। लैटरल एंट्री आप लेके आते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 जो पिछड़े लोग हैं उनका अधिकार आप खा लेते हैं। फिर कहते हो मुसलमान से दिक्कत है। इस सारे सिनेरियो में मुसलमान है ही नहीं मैम। इस व्यवस्था को समझिए जिसको आपके ही अंदर बनाया गया है और हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। तारिक जी, मैं तो यही तो आपसे कह रही थी, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। ना तो राकेश त्रिपाठी ने, ना योगी आदित्यनाथ ने, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ना मोहन भागवत जी ने, किसी ने भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया था क्या? मुसलमानों से बटना और कटना नहीं है ये बोला था क्या? कहीं सुनाई दिया? मतलब हो सकता है मैंने मिस किया, आप बताइए कहीं बोला है क्या? मुसलमान को तो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है अभी तक? प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा कि आप मुसलमानों की जातियां नहीं पूछते, हिंदुओं की पूछते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं कहा। मैं बटेंगे और कटेंगे वाली बात पर थी अभी। वैसे आप वहीं बटेंगे कटेंगे पे रुकी हुई हैं, है ना? राणे और इनके बिहार के मंत्री, उनके बयान क्या क्या हैं, उस पे मुसलमान को ही कहा जा रहा है। इस पे अब शक और शुभा ना मैम खड़ा करिए, बहुत बड़ा चैनल है। तो आप क्लियर कर रहे हैं मतलब कि ये ओके, तो आप मतलब क्लियर कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाला नहीं होता, ये हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। अब आप इसी पे शो आगे करते हैं ना। फिर आपने क्लियर कर दिया कि बात जातियों की नहीं है, बात जातियों पर बंटवारे की नहीं हो रही, बात हिंदू मुसलमान की हो रही है। आपने ये क्लियर कर दिया। अब गलत मेरी बात को मत लीजिए। मैं कहाँ गलत ले रही हूँ? मैंने तो आपसे पूछा। मेरी बात कह लेने दीजिए। जातियों में अब उनको जवाब तो देने दीजिए।
अरे मैम 5 सेकंड में और कह लेने दीजिए, इतना आरोप न लगाइए। अरे सर 5 सेकंड नहीं होते ना आपके, जल्दी बोलिए। जातियों में भारत को, लोगों को अत्याचार जिनके ऊपर हुआ, उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो 1400 साल पुराना अपनी ही बात को पलट रहे हो आप। चलो राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए भाई। ओके 1 मिनट, राकेश जी जवाब देंगे फिर आगे। हमने बहुत सीधी सी बात कही। अच्छा ठीक है, जातियों की व्यवस्था से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, बस कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों के वर्ग जो है उनमें जो जातियां, उनका लेना देना नहीं है। चलिए राकेश जी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होगा। तारिक खान शायद इनको शायद जानकारी नहीं है या जानबूझ करके अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऋग्वेद का जिक्र कर दिया इन्होंने, ये बता दिया कि वहां पर वर्ण है, वो वर्ण जन्माधारित नहीं है, कर्माधारित है, ये शायद पढ़ना भूल गए थे। लेकिन मुसलमानों में जातियां नहीं है, ये कितना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। अरे भाई भटियारा, फकीर, साह, ढपली, नट, हलालखोर, लालबेगी, बंजारा, धोबी, रड़की, रंगरेज, जोगी, मोची, बुकेरी, ये जातियां तो दलित जातियां हैं मुसलमानों के भीतर। पानी नहीं पीते इनके यहां, विवाह निकाह करना तो छोड़िए। और अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, गंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मरिहार, दरवेश, बढ़ई, कुरैसी, ये तो पिछड़ी जातियां है, पसमंदा है, लिखत पढ़त में आरक्षण का प्राप्त करते हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों में जातियां नहीं है। अरे शेख सैयद पठान को लग करके केवल देख करके आप मान रहे हैं कि वहां सब अच्छा है। अरे भाई वहां भी ओबीसी है, वहां भी दलित है, वहां भी आरक्षण के प्रावधान है, वहां भी अस्पृश्यता है। इस सच को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? सिया और सुन्नी के भीतर भेद है, वहाबी और भाभी और बरेलवी के बीच में भेद है, देवबंदी के बीच में भेद है। न जाने कितने फिरकों में बटा हुआ मुस्लिम समाज, लेकिन उस मुस्लिम समाज को एकजुट रखना है, उसको वोट बैंक बनाए रखना है और बाकी सबके साथ में ये पी है, ये डी है, ये ए है, अलग अलग प्रकार के, कभी एमवाई का समीकरण है, कभी अजगर का समीकरण है, कभी भूरा बाल साफ करो का समीकरण है। अलग अलग प्रकार के नारे गढ़ने का काम करोगे, अलग अलग प्रकार के समीकरण बनाने का काम करोगे। ये आखिरकार मुसलमानों को एकजुट करना और हिंदुओं को फूट डालना, ये किस प्रकार की रणनीति है? ठीक है, कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन आप चाहते हैं कुछ का साथ, कुछ का विकास, कुछ का प्रयास और कुछ से ही सारा अपना विश्वास अर्जित कर लिया जाए। लेकिन ये चलेगा नहीं। ये देश विविधताओं में एकता के साथ चलने वाला है और इसीलिए हम एकता की बात कर रहे हैं। तारिक जी, अब ये जिसने विवाद शुरू किया था पहले उनके पास मुझे जाना होगा, मोहम्मद फरहान, क्योंकि राहुल गांधी नहीं जाति अभी हमने सुनाया भी आपको, तुम्हारी जाति क्या है? मुझसे जवाब नहीं लेंगी इनकी। अरे तो जवाब उनको भी तो देना है, क्योंकि शुरुआत तो राहुल गांधी ने की, अखिलेश यादव ने तो उसको पकड़ा था ना। मुसलमानों में जातियां हैं, मेरा इस बात पे कोई मोहम्मद फरहान भी मुसलमान है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं ना उनका क्या व्यू है। अब रुकिए, इन्होंने जो बातें कही कि मुसलमान में जातियों पे मैंने सवाल उठाया, मुसलमानों में जातियां हैं, मेरा उसमें कोई सवाल नहीं। उन्होंने तो पूरा आंकड़ा दिया है ना आपको। अरे मेरा अभी तो सवाल नहीं है, मैंने ये बात पूछी नहीं थी। मैंने कहा था कि अगर हिंदुओं में जातियां हैं उनका भेदभाव खत्म कर दीजिए, उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आप अपने आप को देश का नागरिक क्यों नहीं समझते? खत्म करिए पहले भाई, अपने आप को देश का नागरिक क्यों नहीं समझते? आप इस देश के नागरिक ही है ना, तो इस देश में अगर इस बात पर डिबेट होगी तो आप पर भी डिबेट होगी। आप क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं सबसे? अपने आप को सबसे अलग करके मत देखिए तारिक खान जी, आप भी देश का हिस्सा हो। आप नागरिक मुझे नहीं मानती हैं क्या? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आपने कह दिया मुसलमानों को इस चीज से अलग करिए, हम सिर्फ हिंदुओं पर बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब पर बात होनी चाहिए। मोहम्मद फरहान, शुरुआत हुई राहुल गांधी की तरफ से, जाति पूछी राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव तो बाद में फ्रेम में आए, लेकिन चुनाव में हुआ तो मतलब दाल कहीं गली नहीं। अब महाराष्ट्र में भी उसी की कोशिश है और उत्तर प्रदेश में तो खैर कांग्रेस पार्टी को कोई सीट दी नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन भारत का डीएनए कौन सा है, जरा मैं आप ही से पूछना चाहूंगी। अब मोहम्मद फरहान। रीमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तमाम बातों कहने के बाद उन्होंने एक बात कही कि ये देश एकता से चलेगा। अब कौन सी एकता से चलेगा ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि कटोगे बटोगे, ये वाली एकता से चलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बटोगे तो कटोगे, अरे चाहे उसको पलट दीजिए, चाहे नहीं पलट के तो बिल्कुल आप अनर्थ कर दोगे बात का। बात ये नहीं थी, आप पलट करके तो उसको बिल्कुल ही अलग बना रहे हो। अच्छा ठीक है, वो था बटोगे तो कटोगे। अच्छा बटोगे तो कटोगे। हमने सोचा चलिए ठीक है, आपने भी क्लियर कर दिया। तो अब ये बताएं कि ये देश कैसे चलाना चाहते हैं। दूसरी चीज की उम्मीद भी हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश जानता है कि इनकी जो नीति है वो केवल बांटने की और काटने की और
उग्र मानसिकता के लोग जो हैं वो बयान इस तरह की देते हैं कि लोग अब आहत हो चुके हैं। अभी रीमा जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी देश में दीपावली मनाई गई है और आज भी पर्व है परिवा का है, तो आप ये जान लीजिए कि ये त्योहार जो बीता है हमारे बिरादरान वतन के भाइयों ने किस तरीके से मनाया है। पूरी मार्केट सन्नाटा रही है। हाँ? सिर्फ यही बटोगे कटोगे पे पूरी मार्केट सन्नाटा रही है। मतलब एक सेकंड कहां पर सन्नाटा रहा है? लोगों के पास सामान खरीदने के लिए, लोगों के पास शॉपिंग करने के लिए, लोगों के पास मिठाइयां खरीदने की पैसे नहीं हैं, तो लोग सोना चांदी या ऐसा कहां हुआ है जहां पर लोगों ने दिवाली नहीं बनाई? एक मिनट रुकिए ना, आपने बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मोहम्मद फरहान, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। एक सेकंड रुकिए कि दिवाली पर मार्केट सूनी पड़ी रही, लोगों के पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं थे। ये आपने कुछ मतलब रिसर्च के आधार पर बोला है या मतलब ऐसे ही आपको कोई आरोप लगाना था इसलिए बोला है आपने? नहीं, हमने रिसर्च के आधार पर बोला है, एविडेंस के आधार पर बोला है। हाँ। आप अपने रिपोर्टर से कहिए कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों की मार्केट की तस्वीरें भेजें कि सुबह 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक की भीड़ कितनी थी, या आज से 10 वर्ष पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी। एक भी आदमी दिख नहीं रहा है। दुकानदारों से जाकर पूछें कि कितना आपने पैसा कमाया या कितना आपने सेल किया। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे, नौजवान बेरोजगार होता रहे, किसान बर्बाद होता रहे, ये केवल चाहते हैं। एक मिनट, अब आपने क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं रोहित अग्रवाल को फ्रेम में लाना चाहूंगी। एक मिनट, यूपी में क्या रोहित जी, क्या पूरा सूना पड़ा था क्या सब कुछ? नहीं, बिल्कुल। देखिए रीमा जी, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी, कांग्रेस के लिए तो सब सूना ही सूना है भाई। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी 9 सीटों पे अगर शून्य मिलेगा गठबंधन के बावजूद और उनको आखिरी में अपने घर पे बैठना पड़ेगा, तो सुना तो है ना, सुना ही दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने बारे में बोल लेना भैया, जब अपनी बारी आई थी तब पटांग बोल रहे थे, अब हमको तो बोल लेने दो। अपनी बारी में मोहम्मद फरहान अपनी बारी में बोलेंगे, कांग्रेस के नेताजी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे मोहम्मद फरहान। अरे भाई अपनी बारी में बोलेंगे, कर रहा है मोहम्मद फरहान जी, अपनी बारी में बोलेंगे मोहम्मद फरहान। मुझे लगता है अपनी बारी में बोलना है, अपनी बारी में बोलेंगे कि आप ये कहना कि सूना पड़ा हुआ है। अरे सूना आपकी की वजह से पड़ा हुआ है, आपकी गलत नीतियों की वजह से पड़ा हुआ है, और गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। आप ये जान लीजिए, व्यापारी समाज के साथ आप जनमानस के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। फरहान जी रुकिए थामिए थोड़ा। मोहम्मद फरहान जी, आपने एक बड़ी बात कही, अब एक बार हकीकत भी सुन लेते हैं ना, उनका व्यू तो सुनिए। रोहित जी बोल रहे हैं ना। हाँ, देखिए मैं तो मान रहा हूँ कि कांग्रेस सूनी है, कांग्रेस का दफ्तर भी सूना है उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, वो दुकानों की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट में लोगों के पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। देखिए ऐसा है रीमा जी, जो व्यक्ति सो रहा उसको तो आप सोया हुआ कह सकते हैं, पर जो आंख बंद करके नाटक करे सोने का, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मोहम्मद फरहान साहब को तो जाके कम से कम अपने बिरादरी भाइयों से पूछना चाहिए, जो पटाखे का सबसे ज्यादा कारोबार उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। मुझे लगता है वो तो भाई बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अंदर तो जब जिस समय आप पटाखे बाजार में गए थे तो आज भी दिवाली बन रही है। तो इस बार तो सबकी बल्ले बल्ले डबल हुई है, क्योंकि सारे व्यापारियों को 2-2 दिवालियां कहीं ना कहीं मिली हैं। और आंकड़े लेके नहीं बैठे, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। हर मार्केट के अंदर, चाहे वो सोने की मार्केट हो, चाहे वो घरों की मार्केट हो, और चाहे वो पटाखों की मार्केट हो, चाहे वो मिठाई की मार्केट हो, हर मार्केट के लिए हरियाली है। परंतु सबसे बड़ा त्योहार होता है, नेताओं को सूना अगर दिखाई पड़ रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता जरूर जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने के बाद अच्छा होता क्या है ना मोहम्मद फरहान जी, मोहम्मद फरहान जी, एक मिनट सुनिए। होता क्या है ना, आजकल डिबेट में जब बैठते हैं तो अच्छा काम ये होता है कि पता ही होता है किस शो पर जा रहे हैं, ये भी पता होता है टॉपिक क्या है। तो ये काम वैसे तारिक खान जी अच्छा कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको भी बता रही हूँ, अगर आपने कल देखा कि पूरी सन्नाटा छाया हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, कल भी परसों भी, थोड़ा वीडियो वगैरह अपने फोन में रख लेते हैं ताकि जब काउंटर किया जाए तो उस वीडियो को शो में दिखाया जा सके।
अब ये आपसे गलती हो गई कि आप नहीं लेकर आ पाए, अब आप उसका भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि अपने रिपोर्टर से कहिए वो जाके शॉर्ट्स भेजे, अपने रिपोर्टर से कहिए जाकर शॉर्ट्स ले। आपके पास इतनी बड़ी जानकारी थी। ये देखिए मेरे पास तो सारा डेटा आना शुरू हो गया है, पटना से लेकर के, यूपी से लेकर के और तमाम जगहों का, लेकिन आपके पास कोई वीडियो तो है नहीं, तो आपने गलत आरोप लगाया। इसका मतलब ये देखिए, गलत आरोप हमने नहीं लगाया मैडम, आप गलत को सही साबित करना चाहती हैं और देश के नौजवानों को, देश के किसानों को आप लोग चाहते हैं कि ये बर्बाद रहे। आप नहीं चाहते इनको खुशहाल देखना, आप नहीं चाहते कि इनके बच्चे के हाथ में कार आए। अच्छा एक छोटी सी चीज मोहम्मद फरहान, अभी जो मेरे पास डेटा आया, एक मिनट सुनिए मोहम्मद फरहान रुकिए, अब आपका काम भी मैं ही कर देती हूँ। जो मेरे पास डेटा आया है ना, फूल मंडी का है ये सिर्फ, अभी मैं और पटाखों और तमाम चीजों पर तो जा ही नहीं रही। एक मिनट रुकिए। अरे भाई सुनिए, अब आपने बोला अब सुनिए। डेटा है कि फूल की एक माला लोग पिछले साल से भी 2 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं, चाहे वो कमल का फूल हो, तमाम फूल हो। फूलों की मंडी के लोग जो हैं, जो फूल बेचने वाले हैं, वो इतने खुश हैं कि उनका कहना था 2 घंटे में उनका सारा सामान बिक गया, और ये बाइट्स ने सबकी। अब भाई छोटा सा फूलों का आंकड़ा मैंने दे दिया, अब अगर कर्फ्यू लगा हुआ था तो फूल वालों के लिए भी कर्फ्यू लगा ही होगा ना आपके हिसाब से, लेकिन वो आंकड़ा आप निकालिए। तब तक मैं 1 मिनट राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। आपने फूल की बात की, अब मेरा भी आंकड़ा सुन लीजिए मैडम, हम भी तो एनालिसिस करके बैठे हैं। अच्छा बैठे हैं, बताइए फिर। आपने फूल बताया, हम आपको बता रहे हैं, आगे भी सुन लीजिए। जो 4 व्हीलर, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उनका ब्रांड प्रचार हो जाएगा। अगर आप कहें अनुमति दें तो मैं कंपनियों के नाम लेकर भी बता दूं। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं मंडल वाइज बता रहा हूं। प्रयागराज मंडल में 4 व्हीलर कंपनी ने आप जान लीजिए कि टोटल गाड़ियां बेची हैं 32। और कितनी कंपनियां हैं? कम से कम प्रयागराज मंडल के अंदर 14 से 15 कंपनियां हैं 4 व्हीलर की। पिछले साल कितनी बिकी थी? पिछले साल कितनी बिकी थी जी? पिछले साल कितनी बिकी थी? पिछले साल जब 2014 से ये आंकड़ा घटता ही आया है। अच्छा, और इस बार जो ये 32 का आंकड़ा है, ये सबसे कम का आंकड़ा है। समझ नहीं रह गई है मार्केट की, 10 साल में 32 गाड़ियां डेवलपमेंट, मतलब 14 के बाद से लोगों ने गाड़ी खरीदनी कम कर दी है, आप ये कह रहे हो ना? अच्छा होता है तो वहाँ पे आंकड़े कहीं ना कहीं घटते हैं। 14 के बाद से लोगों ने गाड़ी खरीदनी कम कर दी है। यहाँ पे डिबेट में आके सिर्फ उल जलूल बातें करते हैं। भैया जब हर व्यक्ति के पास कार हो जाएगी, 10 सालों में हर व्यक्ति के पास कार हो जाएगी, तो कार की बिक्री कहां से बढ़ेगी? आपको जो बिक्री की बात करनी है वो सोने चांदी की बिक्री की बात करिए, आप मिठाई की बिक्री की बात करिए, पटाखों की बिक्री की बात करिए, आपको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए खाद्य सामग्री की बिक्री की, परंतु आप भी बातें करेंगे, आपको जो कारों की बिक्री दिखाई पड़ेगी, जबकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज देश के अंदर हर व्यक्ति कार है, और एक नहीं 2-2 3 कार है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हर व्यक्ति की आय बढ़ रही है, परंतु आपको समझ में नहीं आएगा, आपको देश की समझ ही नहीं है। समस्या तो ये है, आपको हिंदुस्तान की पहले तो समझ लेके आइए जाके। पहले कांग्रेस में जो लोगों की जातियां पूछते फिरते हैं आपके नेता, अपनी जाति बताने के नाम पे सदन के अंदर झगड़ा करने का काम करते हैं। तो आपको जरूर बातें करने से पहले, डिबेट पे आने से पहले आपको डेटा लेके बैठना चाहिए था। आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का युवा आज बेरोजगार नहीं रहा, खाली कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो चुके हैं, खाली समाजवादी पार्टी के नेता थोड़ी सी डिरेल हो रही है, थोड़ी सी डिरेल हो रही है, लेकिन मोहम्मद फरहान जी, राकेश त्रिपाठी जी शायद कुछ आंकड़ा लेके बैठा है, लेकिन सॉरी आपकी बात को मैं मतलब झुटलाना पड़ रहा है शो पे। धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस 4 दिन के हफ्ते के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा कारों का रजिस्ट्रेशन होना, ये आंकड़ा आ गया है ना? तो पिछले साल के मुकाबले, अरे भाई सुनिए, 29 अक्टूबर एक दिन धनतेरस को 4.25 यानी 4.5 लाख से थोड़ी सी कम लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आपने गलत आंकड़ा दे दिया, फिर गलत आंकड़ा दे दिया। राकेश त्रिपाठी को सुन लेते हैं ना, उनके पास भी कुछ है। एक शब्द बोलूंगा, सिर्फ एक शब्द सिर्फ बोलूंगा। मैडम आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन हुआ 31 अगस्त को 1 लाख,
और ये उसी दिन गाड़ी बिकी, उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो गया। हम भी गाड़ी खरीदते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी गाड़ी खरीदते हैं। तो लोग रजिस्टर क्यों करवा रहे हैं जब खरीदनी नहीं है? तो लोग रजिस्टर क्यों करवा रहे हैं गाड़ी जब नहीं खरीदनी? अरे भाई अब नहीं होता, पहले रजिस्ट्रेशन होता है तब गाड़ी बाहर निकलती है। वो कांग्रेस काल में होता था 20 दिन बाद रजिस्ट्रेशन, जब लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे और भ्रष्टाचार की पोथी देनी पड़ती थी, तब कार का रजिस्ट्रेशन होता था। दूसरी बात, मोहम्मद फरहान फंस गया, बहुत बढ़िया फंस गया टाटा मोटर्स। अरे सर सुनिए ना, अब सुनिए, टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 23 के मुकाबले अक्टूबर 24 में 30% ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए हैं गाड़ियों के। अब मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब आपके पास नहीं। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। मुझे ब्रेक लेना है। राकेश त्रिपाठी, 30 लाख ज्यादा। मोहम्मद फरहान, जब आपने ये मोहम्मद फरहान ने जैसे ही कहा ना, वैसे ही मैंने अपने मोबाइल में उठा करके और उससे इंटरनेट पर केवल इतना सर्च किया कि गाड़ियां कितनी बिकी। जो आंकड़ा मेरे पास खुल करके आया है, एक न्यूज चैनल का मैं आंकड़ा, न्यूज अखबार का यह आंकड़ा बता रहा हूं, केवल धनतेरस के दिन लखनऊ आरटीओ में 567 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं और नवरात्रि से लेकर के धनतेरस तक 22,000 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। मोहम्मद फरहान सर्च कर लो ना, देख रहा दर्शक, मैं देख रहे दर्शकों से कह रहा हूं कि दर्शक इस बात को इंटरनेट पर सर्च कर ले कि केवल लखनऊ, राजधानी लखनऊ में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मोहम्मद फरहान ने उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात की थी, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की है। मोहम्मद फरहान, इस तरह से चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो सकता है। आप बैठ करके झूठ नहीं बोल सकते हैं। मायूसी गिराने की कोशिश करो। ये देश त्योहारों से ऊर्जा पाता है और इन्हीं त्योहारों से बाजारों को ऊर्जा मिलती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको बहुत मायूसी हुई है, मोहम्मद फरहान को परेशानी हो रही है। और मोहम्मद फरहान, आप निश्चिंत रहो, हो सकता है कि आपके पास आंकड़े कट्टरपंथी दुकानों के हो सकता है कि कट्टरपंथी दुकानों से इस बार लोगों ने कुछ कम खरीदारी की हो, क्योंकि नहीं, अब आप फिर वही अपने कुछ लोगों ने इस बार अभियान चलाया था कि कट्टरपंथी दुकानों से कम खरीदारी। तो हो सकता है दंगाई इस प्रकार के चिन्हित करके उनके यहाँ से खरीदारी की गई हो और मोहम्मद फरहान को इस बात की बड़ी पीड़ा पहुंची है, क्योंकि मोहम्मद फरहान की सारी चिंता इन कट्टरपंथियों से है कि कैसे कट्टरपंथी लोगों का व्यापार फूले, लेकिन कट्टरपंथियों का व्यापार फूल नहीं पा रहा है। आप परेशान मत होइए, मोहम्मद फरहान मातम बनाइए, छाती पीटिए जाकर के, लेकिन देश में बड़ा उत्साह है, देश में बड़ा उत्साह है, ऊर्जा है, पूरे देश में कोई ऊर्जा नहीं है। देश के नौजवान कह रहा है, चीख कर चिल्ला रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही वो नैरेटिव है। तारिक खान जी और फरहान जी, मोहम्मद फरहान और तारिक खान, एक मिनट, यही वो नैरेटिव है क्या जो झूठ फैला कर चलाया जा रहा है? अब दिवाली का एक झूठ सामने आ गया। क्यों ऐसा झूठ फैलाना देश में कि देश पिछड़ रहा है, देश में शॉपिंग दिवाली पर लोग घरों में बैठे हैं, कर्फ्यू का माहौल है, रौनक नहीं है। डेटा के आधार पर देश चलेगा, आंकड़ों के आधार पर देश चलेगा और ये शो भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये वेग तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तारिक जी और रोहित जी, छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, तो तारिक खान जी, अब जरा इसी मुद्दे पर आते हैं। मेरे ख्याल से अब इसको समझना थोड़ा सा आसान हो गया है, शो के माध्यम से ही आसान हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब था? यही मतलब था कि दिवाली पर या इस तरह के त्योहारों पर एक ये नैरेटिव चला देना जो कि मोहम्मद फरहान चला रहे हैं यहाँ पर, कि लोग नहीं निकले, कर्फ्यू था, लोगों के पास दिवाली मनाने को पैसे नहीं हैं, और ये जो नैरेटिव और ये जो चलाया जा रहा है, अभी इस पर सब बोलना शुरू कर देंगे। इसी को कहते हैं बांटना देश को। क्यों इस तरह से बांटने की कोशिश होती है, यही तो सवाल है। तारिक जी, दीपावली की खरीदारी सिर्फ सनातनी दुकान से करें। हरीश त्रिवेदी, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, आसाम के प्रभारी, क्या राकेश त्रिपाठी इस स्टेटमेंट को एंडोर्स करेंगे या खंडन करेंगे कि यह गलत है? पूछ लीजिए प्लीज, स्पष्ट पूछिएगा, एक लाइन।
कि सिर्फ सनातनी दुकान से खरीदारी करें। एक लाइन में इसको एंडोर्स करेगी बीजेपी या खंडन करेगी, इनकी निंदा करेंगे इस बात की बीजेपी के? बिल्कुल एंडोर्स करेंगे। अरे भाई बिल्कुल नहीं खंडन करेंगे, अरे एकदम खंडन नहीं करेंगे भाई, क्यों खंडन करेंगे? अरे कोई थूक करके, कोई मूत्र डाल करके, कोई अपवित्र करके अगर पूजा पाठ का सामान बेचेगा, मिठाई बेचेगा, फल बेचेगा, तो उसको खरीद करके अपना त्योहार थोड़ा अपवित्र दीपावली की खरीदारी ऐसी जगहों से खरीदा जाना चाहिए जो आस्था का सम्मान करे, जो पवित्रता का ध्यान रखे, इसीलिए इसकी खरीदारी करने के लिए ऐसा कहा गया। लेकिन अब कोई गाड़ी खरीदते समय थोड़ा इसका ध्यान रखता है, लेकिन कट्टरपंथियों के लिए तरह से तो नहीं खरीदा जाना चाहिए। एक सेकंड, जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हो, निश्चित तौर पर उनके से नहीं खरीदा जाना चाहिए। आप सुन लीजिए, सुनिए भी, फिर बोलिए भी, मैं चुप हो जाऊंगा। अगर यही बात थी तो इनको कहना चाहिए खाने पीने का सामान। आपने कहा दिवाली की खरीदारी, उसमें लोग कपड़ा खरीदते हैं, उसमें लोग पटाखा खरीदते हैं। आप धर्म के आधार पर कह रहे हैं कि नाम देखकर फिर सनातन की ही दुकान से खरीदो। ये आप देश बांट नहीं रहे, ये एक होने की बात कर रहे हैं। कैसे एक होगा जब और आज आप कर रहे हैं, आप आर्थिक संकट खड़ा करने जा रहे हैं भारत में। इसका जवाब भी मिल सकता है आपको और तैयार रहिएगा। ये गलत बात है, कोई आर्थिक संकट नहीं खड़ा होगा भाई, कोई आर्थिक संकट नहीं खड़ा होना है। डेमोग्राफिक चेंज आप करने का प्रयास कराएंगे, आप रोहिंग्या के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप जनसंख्या को अल्लाह की नियमत बताने लगेंगे, इस देश के डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास करने को आप वाजिब ठहराने का काम करेंगे। ऐसा तो चलेगा। इस देश में जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जहां जहां बहुसंख्यक कमजोर हुआ है, देश के विभाजन के खतरे उत्पन्न हुए हैं। ये तो फैक्ट है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, उसको झुठला सकते हैं क्या? इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि हिंदू लोग सिर्फ हिंदू की दुकान से खरीदे। देखिए ऐसा है तारिक खान जी, ऐसा है। अरे ये बात आपकी पार्टी के नेता कहते हैं भाई, ये बात आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। हमारे नेता का स्टेटमेंट दिखाइए, तारिक खान जी, दुकान देख के खरीदो। आपने अभी बीजेपी के एक नेता का स्टेटमेंट, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट दिखाइए। तारिक जी, आप इस तरीके, तारिक जी पे रहिएगा मैम, तारिक जी, बीजेपी के नेता का तो आपने बयान बोल दिया, उस पर राकेश त्रिपाठी, अरे सुनिए तो सही, अब राकेश त्रिपाठी जी ने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन क्या आप उन वीडियोस के बारे में बात करते हैं जो मुंबई से आते हैं कि हमारे लिए दिवाली नहीं है, यहाँ पे ना पटाखे चलेंगे, ना यहाँ पर करवा चौथ की पूजा होगी, ना यहाँ पर जलाया जाएगा, ना यहाँ पर कुछ होगा? इस तरह के जो वीडियोस आते हैं वो किस धर्म की तरफ से आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट। अरे सुनिए, पहले सुनिए, मैंने मेरा जवाब सुनिए। मैंने बीजेपी के नेता को बताया कि दुकानों में भेदभाव करो। मेरी समाजवादी पार्टी के एक नेता को बताइए जिसने कहा दुकान का नाम पढ़ो और यहां से खरीदो, वहां से खरीदो। ये देश बांट रहे हैं और इस तरीके की बात तमाम हो रही है हिंदुस्तान में। अब आप कह रही हैं हम उसका विरोध करते हैं इस तरीके की बातों का। रीमा जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस को इंडोर्स तो अब उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी भी नहीं करती, कि समाजवादी पार्टी भी कहने को तैयार नहीं है कि साहब मार्केट जो है खाली था। वैसे मैं कांग्रेस की जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार देश के अंदर 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है खाली दिवाली पे। तो इसलिए कृपया करके जो फर्जी नैरेटिव यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं, जो फर्जी जातिवाद के नाम पे, जो धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तारिक खान के लिए बता दूं, इनकी जानकारी के लिए, कि मैं लखनऊ से आता हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं। यहाँ पे पटाखे का व्यापार 90% जो वर्ग करता है वो मुस्लिम है। बर्तन का व्यापार जो वर्ग करता है उसमें 70% मुस्लिम है। तो इस तरीके का झूठा नैरेटिव फैलाना बंद कर दो। कम से कम आप अपनी ही कौम का नुकसान करने का काम कर रहे हो इस तरीके की बात करके। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, परंतु समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ धर्म के नाम पे बांट के, पीडीए के नाम पे बांट के कहीं ना कहीं से वोट और सत्ता को हथियाना चाहती है। और जब वहीं पे कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, उससे इनको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि समस्या ये है कि तीर निशाने पे लगा है। और स्थिति ये कि जो जातियों के नाम पे बांट रहा था, जो धर्म के नाम पे 1947 में जिसने भाई को भाई से अलग करने का काम किया था, आज वो पुनः जातियों के नाम पे भाई को भाई से अलग करने का काम कर रहा है, खाली अपनी सत्ता की भूख के कारण। इसी वजह से यही समस्या है आज देश के अंदर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढने का काम कर रही है। आप स्थिति देखिए ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किसको भेजा है, किस प्रवक्ता को भेजा है? ये अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, जबकि ये दूसरे बहुसंख्यक हैं देश के। उसके बाद आप देखिए उधर भी मुस्लिम, इधर भी मुस्लिम, इसके अलावा इनको कोई दिखता ही नहीं है।
उससे आपको क्या तकलीफ नहीं रोहित जी, इससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जिसको भी भेजे वो उनका प्रेरोगेटिव। क्या बात कर तारिक खान जवाब देंगे, फिर स्तर की बात अच्छा वो ये कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दुकानदार डिसाइड कर रहे हैं, और हमने कह दिया तो उनको तकलीफ होने लग गई। हम कह रहे हैं वो धर्म के नाम पे प्रवक्ता डिसाइड कर रहे हैं, अरे ठीक है, वो धर्म के नाम पे नेता डिसाइड कर रहे हैं। जवाब भी सुन लो, अभी कह रहे थे आप बताइए ना, बर्दाश्त भाई आप धर्म के नाम पे प्रवक्ता डिसाइड कर रहे हो कि टीवी चैनल पे नफरत फैलाने किसको भेजना है? भाई साहब आप बताओ ना कि आपकी पार्टी के अंदर धर्म के आधार पे पद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बंटते हैं कि नहीं बंटते हैं? अब आपको क्या समस्या है? आप हमको धर्म के नाम पे ज्ञान देना शुरू कर देते हो, परंतु स्वयं आपके जब चेहरा दिखाया जाता है तब आप बिलबिलाने लगते हो कि धर्म की बात मत करो। यही आप करते हो, हिंदुओं में जातियां ढूंढोगे, मेरा तो ये कहना है कि जो दिवाली पर अब ये नैरेटिव चलाने की कोशिश है, पहले कल एक नैरेटिव चला पटाखों के खिलाफ, धुआं धुआं धुआं, और आज कुछ और ही दिल्ली कह रही है। उसके बाद ये नैरेटिव अभी जो मोहम्मद फरहान ने शो में उठा दिया है, एक नया नैरेटिव जो कि फेक है एक तरीके से। खरीदारी हुई है देश तो ये फेक नैरेटिव क्यों चलाना है भाई? तारिक खान जी, अगर ये नंबर चलो तारिक खान से जवाब देखिए, मोहम्मद फरहान से पार्टी में 4 लाख करोड़ में सुन लीजिए रोहित जी, सुन लीजिए। सभी पार्टियों में सभी जाति और धर्म के लोग हैं, इनकी पार्टी में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, हमारी पार्टी में भी हैं। तो उसमें पार्टी में कौन से लोग हैं? अच्छा, अभी रोहित भाई कह रहे थे कि कांग्रेस सूनी है, एकदम खाली कर दिया। बीजेपी ने आपको 1 सीट दी, उस पे भी अपना कैंडिडेट लड़ा दिया, तो खाली तो आपको अरे भैया हमारा 1 ही सीट थी। चुनाव हो रहा है प्रदेश के अंदर कोई नॉर्मल चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। देखिए एक विधायक अरे भाई कांग्रेस को दे देते ना, नैरेटिव की चल रही थी तारिक जी, कुछ तो दे देते कांग्रेस के। क्यों चलाया जा रहा है भाई? इसकी बात चल रही थी, सुनना बिल्कुल जोड़ने के नाम पर फेक नैरेटिव मत चलाइए, ये बात थी। बीजेपी ने जिस चीज को अभी इनके प्रवक्ता ने एंडोर्स किया कि दुकान देखकर खरीदो, ये आर्थिक संकट पैदा करेंगे भारत में, और करना चाहते भी हैं, इसको एंडोर्स किया। इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आराम से देख के खरीदो। फिर ठीक है, आप बीजेपी इसी चीज को बढ़ाना चाहती है मैम, जिस चीज को कम करना चाहिए। रोहित भाई अभी कह रहे थे कि इस धर्म के लोग ये धंधा करते हैं, ठीक है, सभी लोग कम से कम जो इकोनॉमिक क्राइसिस है भारत में, ऐसा उस तरफ बीजेपी को हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। फरहान बना रहे हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस झूठ बोलकर शो पर। मैम देखिए, खरीदारी गलत डेटा लेकर देशवासियों को ये बताकर कि दुकानें सुनी थी, सड़क सुनी थी, सब सुना था, जबकि हकीकत कुछ और है। ये झूठ किसने बोला शो पर? मैं कुछ नहीं उस पर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों भाई आपके सहयोगी क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? क्यों मुझे बोलने का मौका दीजिए मोहम्मद फरहान। रीमा जी देखिए, सच बात हम कहेंगे, और ये आपको अगर झूठ लगता है तो ये आपको मुबारक। हम गरीबों का दर्द कहेंगे, व्यापारियों का दर्द कहेंगे इस टीवी चैनल पर बैठकर, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को ये झूठ लगेगा तो ये झूठ उन्हें मुबारक। सुन लीजिए अब मेरी बात को, 4 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं मोहम्मद फरहान? सुन लीजिए मैडम, एक मिनट देखिए, बीच में मत तो देखिए, अब ये अब इनको रोहित जी नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, मत रोहित जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, रुकिए ऐसे नहीं, चलिए बोलिए मोहम्मद फरहान। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मार्केट की, उनको 4.25 लाख करोड़ के जीरो तो पता ही होंगे ना। भाई अर्थव्यवस्था की ज्ञाता बने कांग्रेस के नेता, कह रहे थे कि आप खुद बोल पड़े, क्यों? यही मेरी जीत है, यही मेरी जीत है कि मैंने गरीब और व्यापारी और किसान और दलितों की बात उठाने का काम करती है कांग्रेस, और इसको जोड़ के भी नहीं गरीबों की आवाज उठाना उनके हाथ और उनके समझना चाहिए। 4.25 लाख करोड़ रुपए की दीपावली पे बिक्री हुई है। अरे अर्थव्यवस्था बात कर रहे थे, अभी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, दीपावली की मार्केट की अव्यवस्था की बात कर रहे थे, और 4.25 लाख करोड़ के भरो नहीं बता पा रहे हो। अरे यही स्थिति है आपकी। धर्म के नाम पे नफरत फैलाओगे, जातियों के नाम पे नफरत फैलाओगे, देश के अंदर से बांटने का काम करोगे, कभी जोड़ने की बात भी कर लिया करो, कभी जोड़ने की बात कर लिया करो। अरे आप तो अपने समाज को बांटने का काम करते हो, अपने मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हो, आप पसंदा मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हो। अगर आज आप उद्धार किया है तो वो एनडीए ने किया है। आप निरंतर आप धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आवाज नहीं जा पाती है। रुकिए रोहित जी बीच में नहीं। मोहम्मद फरहान, तारिक जी,
एक ही बात जो आप लोग बात उठा रहे हैं, मैं सिर्फ वापस लौटकर उसी पर आना चाहूंगी कि एक तो फेक नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए कि रौनक नहीं थी, डेटा के आधार पर बात होनी चाहिए, आंकड़ों के आधार पर किससे कितनी खरीदारी हुई उसके आधार पर होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है इससे किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए मैडम, जब अभी देखिए यही तो बात है कि जब कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी बात रखते हैं, गरीब किसान की बात रखते हैं, व्यापारियों की बात रखते हैं, नौजवानों की बात रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल उसको झूठा करार देने लगते हैं। और यही कारण है कि गरीब और गरीब हो गया। ये बीजेपी के डेटा नहीं थे जो मैंने आपको दिए थे मोहम्मद फरहान, वो डेटा अवेलेबल है, आप गूगल करिए, सारे डेटा मिल जाएंगे। ना उसमें रोहित अग्रवाल का कोई डेटा है पर्सनल, ना राकेश त्रिपाठी का कोई डेटा है पर्सनल, वो पूरे देश के लिए है। वो सारे डेटा आपके फोन पर भी उपलब्ध है, आप उसको ढूंढिए, सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। उसमें आपको एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। गरीब ये सुन लीजिए, गरीब फोन से नहीं चलता, गरीब जमीन पर चलता है। और क्या कह रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? उसके लिए आप तो फोन से चलते हैं, आपके हाथ में तो फोन है या आपके पास भी नहीं है? मैडम, हमारे हाथ में फोन है, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे हाथ में भी फोन है और इसलिए मैं भी आपको डेटा बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी खूबसूरती है, जो सच है वो बात कहेंगे, पूरी हिम्मत के साथ कहेंगे। भाइयों, हम चलिए बताइए मोहम्मद फरहान, बताइए कितना लॉस हुआ है इस बार गरीबों को, कितने प्रतिशत लॉस हुआ है दिवाली पर, बताइए। आप लॉस की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं लोगों के पास पैसे नहीं है तो लॉस ही हुआ होगा ना। मार्केट में जो दुकानदार थे उनको लॉस हुआ है ना, कुछ कितना लॉस हुआ है उनको? बच्चे पटाखे नहीं ला पाए, गरीब बेचारे क्या नाम है घर में मिठाई नहीं ला पाए, चूरा नहीं ला पाए, और आप बात कर रही कितने करोड़ का लॉस हुआ। लॉस की बात मत कीजिए। किसी एक ऐसे शख्स से आपने पर्सनली बात की थी तो उसकी बाइट ले ली। अरे भाई राकेश त्रिपाठी कांग्रेस की हम समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है समाजवादी पार्टी के। फरहान जी, आप कहाँ, आप जहां तक मुझे नॉलेज है आप प्रयागराज में रहते हैं। एक मिनट मोहम्मद फरहान, ये डेटा उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का डेटा है आप जो बता रहे हैं? अरे रुकिए ना मोहम्मद फरहान जी, ये कहाँ का डेटा है? कहाँ के गरीब जो हैं वो दिवाली नहीं मना पाए? थोड़ा बताइए, हम रिसर्च इस पर निकालते हैं और इस पर वहां पर तो जानी चाहिए टीम्स, कौन से वो परिवार है जो एक दिया नहीं खरीद पाए। बताइए कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप यही आज आह्वान कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं खरीदा, 28 लोगों ने जला के वहां पे रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, 28 लाख रोहित जी को जरा म्यूट कीजिए। मंदिर पे रिकॉर्ड कायम किया गया है और लिखकर बताएं कि हाँ मैं फला जिला से, फला तहसील से, फला प्रदेश से हूँ और मैंने दिया नहीं खरीदा है, मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं। इसका मतलब आप हवा में आरोप लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये निकलता है। यही कहना चाहती हैं मैडम? इसका मतलब आप अपने मन से बोल रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका आप एग्जाम्पल दे सकें। इसका मतलब ये बात आपने अपने मन से कही है। इसका मतलब ये वैसा ही कुछ बयान है जो राहुल गांधी विदेश में जाकर देते हैं कि देश तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। ये इसी तरह का बयान है इसका मतलब। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पैसा देगी दिया खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए। राकेश त्रिपाठी, ओके। मोहम्मद फरहान कुछ गंभीर बातें हो जानी चाहिए, मुझे लगता है। मोहम्मद फरहान देश के इतने बड़े नेशनल ब्रॉडकास्ट पर जिस तरह की बैठ करके गलत बयान नहीं कर रहे थे, ये अच्छा है हुआ कि इसी डिबेट में उनकी पोल खुल गई। उन्होंने केवल गाड़ियों के आंकड़े को लेकर के कहा और गाड़ियों के आंकड़े ही इसी डिबेट में जब सामने रख दिए गए तो मुझे लगता है मोहम्मद फरहान के तरीका ठीक नहीं हुआ। मोहम्मद फरहान आप झूठ बोल रहे थे, अरे भाई आपके झूठ को हम चुपचाप सुन रहे थे। ये चिकम चिल्ली मत किया करो भाई मोहम्मद फरहान, ये तरीका ठीक नहीं होता। मोहम्मद फरहान जब पोल खुल जाती है तो ऐसे चिकम चिल्ली शुरू कर देते हैं। नहीं, ये मोहम्मद फरहान जैसे लोगों का यही तौर तरीका है कि आकर के झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो और आकर के कुछ भी अफवाह फैला दो। यही खटाखट करके यही संविधान खत्म कर देंगे झूठ बोल करके। उत्तर प्रदेश में आंशिक सफलता पा गए थे, लेकिन पूरे देश भर में इनका ये नाटक नहीं चल पाया और आखिरकार इसी वजह से इनके मुगालते धरे रह गए। देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए, लेकिन इसका भारी झटका लगा है। मोहम्मद फरहान जैसे लोग आकर के टीवी डिबेट्स में इस तरह के झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन रिमा जी हमें पूरा विश्वास है देश की जनता की स्थिति पर, उसकी समझदारी
तारीख पर किसी प्रकार के इस तरह के बहलावे में नहीं आने वाले हैं। बाजार में कितनी रौनक रही है, कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, कितने बम पटाखे फूटे हैं, कितना धूम धड़ाका है, कितनी रोशनी है, ये किसी के छुपाने से छुपेगा नहीं। आंख मूंद करके मोहम्मद फरहान अपने घर के भीतर मातम मनाते रहे, लेकिन देश खुशहाली के साथ चल रहा है, देश ऊर्जा उत्साह के साथ चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तारिक खान जी का रुख करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, अब क्योंकि वक्त कम है तो तारिक जी मैं लौट करके वहीं आ जाती हूँ, क्योंकि डेटा से तो सब चीजें साफ हो चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मुसलमानों के वर्ग पर, क्योंकि तुष्टीकरण, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से उन पर बात नहीं होती, और आपने भी शुरुआत इसी से की थी कि मुसलमानों को साइड में रख दिया जाए, उन पर बात न की जाए। अब जो खर दूषण और रावण कुंभकर्ण, इन सब के DNA की बात पहुंच ही गई है, तो अब बात तो फिर सभी पर हो जानी चाहिए ना तारिक जी। फिर दिक्कत क्या है? कौन राम कौन रावण ये तय कौन करेगा? योगी खुद तय करेंगे? खुद नहीं तय करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कुछ हद तक लोकतंत्र में, बीच में नहीं, लोकतंत्र में जनता भी तय करेगी। अभी जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने यह तय किया कि 19 के मुकाबले 24 में 15% वोट शेयर घटा दिया, जबकि पूरा केंद्रित 24 का चुनाव राम मंदिर पे था। जनता ने इनको जवाब दिया कि राम मंदिर हो गया, अब राम राज्य की बात करो। ये राम राज्य पे चुप रहते हैं, राम राज्य पे बात नहीं करेंगे कि वो व्यवस्था कैसे बनेगी जहां पर एकदम जो मेडिकल फैसिलिटी है वो 1 नंबर की हो, और कम मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई मरे ना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन चीजों को लिखा है, उसके बारे में मैम कभी ये चर्चा नहीं करेंगे, जीरो चर्चा। अभी 15 स्कीम अपनी गिना देंगे, लेकिन अरे भाई चुप। और रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बदलाव ही काफी है। नहीं, ये बदलाव अच्छा है तारिक भाई, मुझे अच्छा लगा। अगर आप ऋग्वेद और रामचरितमानस पढ़ रहे हैं आजकल, तो ये बदलाव मुझे अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में लेके आएगा, और आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समाज का भी भला होगा, समाजवादी पार्टी का भी भला होगा, और कहीं ना कहीं जो नफरत है वो भी कम होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है तारिक भाई। ये टाइम खराब कर रहा है। अच्छा बोलिए जल्दी बोलिए, वक्त कम है। 1 मिनट रोहित जी कंप्लीट करने देते, फिर आते हैं राकेश जी के पास। हाँ, रामचरितमानस और ऋग्वेद पे इनका और बीजेपी का पेटेंट है शायद, है ना? आपने पेटेंट करा रहा है, क्यों नहीं पढ़ सकते हम भाई? ये देखिए कमेंट कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। अरे भाई, यहाँ पर अगर मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसकी जो अच्छी चीजें तो वही तो मैंने पूछा, आपने पढ़ा है, ये बहुत अच्छा हुआ, आपने पढ़ी हुई है रामायण। अच्छी चीज तो रावण कौन है? रावण का DNA, मेघनाथ का DNA, कुंभकर्ण का DNA, खर दूषण शूर्पणखा, कौन है ये लोग? मैम इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, कौन है? कौन रावण है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जनता को राम राज्य नहीं दे रहे हैं, वो रावण। अच्छा। अपने अंदर वो देखे, अपने अंदर मन में रावण को पहचाने, वो रावण उनके अंदर का, उनको जनता के बारे में शब्दावली सही नहीं है। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। ओके राकेश जी, कौन अपने मन में देखेगा? एक मिनट। अब मैं रोहित के बीच, अब इनके बीच में बोलता रहूंगा मैम, क्या है? मेरा ऑडियो बंद करा दीजिए। राकेश त्रिपाठी से सवाल है। राकेश त्रिपाठी जी तो चुपचाप बैठे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे। अरे तो रोहित, इनके पार्टनर तो मुझे डिस्टर्ब लगातार कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी इनको डिस्टर्ब कर रहे थे फरहान जी। लेफ्ट विद सिंगल ऑप्शन की मेरा आपके पार्टनर भी इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे जब ये बोल रहे थे। दोनों के पार्टनर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? राकेश जी देखिए रीमा, मुझे लगता है कि अब जब हम डिबेट के अंतिम पड़ाव की तरफ हो तो महत्वपूर्ण बात आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है वो देश को जरूर सुनना चाहिए कि कैसे बेहिसाब वादों से सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाती है। एक शर्मनाक स्वीकारोक्ति आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है जो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लोभ से, लालच से, लुभावने वादे से आप सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं हिमाचल में, आप सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं कर्नाटक में, और उसके बाद कैसे पूरी राज्य सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाती है। आप उन लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा को आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आप टैक्स पेयर्स के पैसे को रेवड़ी बांटने में जब इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो कैसे राज्य शासन व्यवस्था का बट्टाधार हो जाता है। मुझे लगता है कि एक स्वीकारोक्ति जो की है, इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के भीतर मंथन होना चाहिए और पूरी राजनीतिक बिरादरी में इस बात को लेकर के चिंतन मनन जरूर होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए, इन्होंने कहा ना कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जीतने के लिए किसी भी प्रकार का गठजोड़ बना लेना, जीतने के लिए किसी भी प्रकार का समीकरण स्थापित कर लेना, जाति और मजहब के नारे गढ़ लेना, पीडीए जैसा नारा गढ़ लेना, आप सबका साथ क्यों लेकर के नहीं चल
चलना चाहते हैं? आप सबका विकास क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप सबका विश्वास क्यों नहीं अर्जित करना चाहते हैं और सबके प्रयासों को उसमें क्यों नहीं शामिल करना चाहते हैं? क्यों आप केवल कुछ लोगों को जोड़ करके, कुछ लोगों को गांठ करके कैसे सरकार बना ली जाए, कैसे सत्ता प्राप्त कर ली जाए, इसके लिए कोई झूठ बोल दिया जाए, किसी तरह का आकर के झूठा फैक्ट डिबेट में रख दिया जाए, इसके आधार पर नहीं चलने वाला है। ठीक है देश तारिक खान जी के साथ सामंजस्य के साथ, क्योंकि मुझे वक्त खत्म हो रहा है मेरा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात, बटेंगे कटेंगे तो पिटेंगे, ये जो धमकी दी जा रही है, अरे भाई जो धमकी दी गई, धमकी तो दी गई ना शिवपाल यादव की तरफ से। रोहित बोलो, ये तारिक क्या हो गया? तारिक खान दिमाग पे असर हो गया है क्या? रोहित बोलो बीच अरे बोलो मैं आप हमसे कुछ पूछेंगे? जब ये गुलाटी मार दिमाग के पे आ असर हो गया जाएंगे क्या तारिक भाई? बटेंगे कटेंगे तो दिमाग पे असर हो गया है क्या? ये धमकी क्यों दी जा रही है? संतुलन बनाए रखिए। अब तो ऋग्वेद पढ़ने लग गए हैं आप। अगर आप अब तो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो कम से कम अब तो संतुलन बनाए रखिए। मैम रोहित का ऑडियो बंद करा दीजिए अगर मुझसे अब सबका ही ऑडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि शो का वक्त खत्म हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, उस पर आप आए नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा एक बार फिर से शुरू हो गया है कि बटेंगे कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो कुल मिलाकर पिच तैयार हो गई है। सनातन उसको लेकर के भी बात हो रही है, लेकिन अब साथ में ये देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में ये जो मंत्र दिया गया है बीजेपी का, ये चलेगा, महाराष्ट्र में ये चलेगा, क्योंकि हरियाणा में तो एक तरीके से सब एग्जिट पोल को धता बताते हुए लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, और इसीलिए शायद उम्मीद की किरण यहीं पर अटकी हुई है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे बढ़िया है।